तो ट्रंप ने हॉर्मुज की घेराबंदी शुरू कर दी है और किसी भी वक्त फारस की खाड़ी से बड़ी खबर आ सकती है। जिस वक्त ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी का ऑर्डर दिया था, फौरन ईरान की तरफ से एक धमकी भी आ गई थी। वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ ईरान आंसुओं के द्वार को भी बंद कर देगा। समंदर में 2 चोक पॉइंट को ब्लॉक करते हुए यूरोप से एशिया तक कोहराम मचा देगा। अब सवाल यह है कि आखिर आंसुओं का द्वार दुनिया के नक्शे पर कहां पर मौजूद है और इसके बंद होने के साथ ही दुनिया में महासंकट कैसे खड़ा हो जाएगा। देखिए, मिडिल ईस्ट की जंग में अब तक हॉर्मुज स्ट्रेट वॉर ऑफ एपिसेंटर बना हुआ था, क्योंकि फारस की खाड़ी में मौजूद इसी समुद्री रास्ते पर ट्रंप अपना कंट्रोल चाहते थे। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के दबदबे को कम करना चाहते थे, लिहाजा इसके लिए ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी का भी ऑर्डर दे दिया। लेकिन यूएस नेवी के जंगी बेड़े हॉर्मुज में लंगर डालते, उसे चारों तरफ से घेरते, उससे पहले ही ईरानी सेना ने ऐसी धमकी दी जिसे सुनकर ट्रंप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआरजीसी ने वार्निंग देते हुए कहा है, अगर ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो फिर हॉर्मुज के साथ साथ वो बाब अल मंदेब को भी खो देंगे। मतलब अभी तो दुनिया के कई मुल्क हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी संकट से उबरे भी नहीं थे, उससे पहले ही बाब अल मंदेब को ब्लॉक करने वाली चेतावनी ने हर किसी को सन्न कर दिया। क्योंकि अगर दुनिया के तेल का गणित समझें तो हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ बाब अल मंदेब का ब्लॉक होना किसी महासंकट से कम नहीं है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया की करीब 20% तेल की सप्लाई होती है, तो बाब अल मंदेब से वैश्विक तेल सप्लाई का 12% हिस्सा गुजरता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 32% तेल सप्लाई सीधे ठप हो जाएगी। वैसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले से ही 650 से ज्यादा कार्गो जहाज फंसे हुए हैं, जिसके कारण कच्चा तेल $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ऐसे में बाब अल मंदेब का ब्लॉक होना वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए किसी ब्लैक होल से कम नहीं होगा। मतलब ट्रंप अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अटके हैं, हॉर्मुज को ईरान के कब्जे से आजाद कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान तो ट्रंप से एक कदम आगे की सोच रहा है। उसने हॉर्मुज के साथ साथ बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ये बाब अल मंदेब कहां है और कैसे इसे ब्लॉक कर ईरान एशिया से यूरोप तक हाहाकार मचा सकता है। तो आपको बता दें, बाब अल मंदेब यमन और अफ्रीका के देश जिबूती और इरिट्रिया के बीच मौजूद है, जो कि करीब 100 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। ये स्ट्रेट रेड सी को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। वहीं स्ट्रेट रेड सी का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, जो स्वेज नहर से गुजरता है, जहां टैंकरों के आने जाने के लिए सिर्फ 2-2 मील चौड़े पैनल बने हुए हैं। इसका इस्तेमाल ग्लोबल शिपिंग, एनर्जी सप्लाई और खाद्य व्यापार के लिए होता है। बाब अल मंदेब, जिसका अरबी में अर्थ है आंसुओं का द्वार, और हॉर्मुज स्ट्रेट की तरह ये भी वैश्विक व्यापार का अहम चेक पॉइंट है। अब सवाल ये कि ईरान से बाब अल मंदेब सैकड़ों किलोमीटर दूर है। ऐसे में आईआरजीसी इस समुद्री रास्ते पर कंट्रोल कैसे करेगी? आखिर कैसे बाब अल मंदेब को ब्लॉक करेगी? तो आपको बता दें, जिस तरह ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबदबा है, ठीक वैसे ही बाब अल मंदेब पर हूती विद्रोहियों का वर्चस्व है, जो ईरान का ही प्रॉक्सी संगठन है। मिडिल ईस्ट की जंग में यमन के हूती विद्रोहियों ने पहले ही ईरान का साथ देने का फैसला कर दिया है। इतना ही नहीं, हूती विद्रोही लाल सागर के साथ साथ इजराइल पर भी लगातार मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। और वैसे भी साल 2023 में हूती विद्रोही बाब अल मंदेब को ब्लॉक कर चुके हैं। अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों से लाल सागर को बारूद से दहला चुके हैं। ऐसे में अगर खलीफा के इशारे पर फिर से हूती विद्रोही आक्रामक हुए, उन्होंने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद किया, तो यहाँ होने वाली किसी भी रुकावट का असर ग्लोबल सप्लाई चेन, एनर्जी मार्केट और शिपिंग रूट्स पर भी पड़ सकता है। और इसी के साथ
एशिया से यूरोप तक हाहाकार मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की पाबंदियों के साथ साथ उसकी बिछाई गई समुद्री माइंस का खतरा लगातार बरकरार है। और मुसीबत यह है कि ईरान भूल गया है कि उसने समुद्र में कहां बम बिछाए हैं। ऐसे में हॉर्मुज से अगर जहाज गुजरे तो उनकी समाधि बनना तय है। लिहाजा ट्रंप ने समुद्र में बिछी माइंस को नष्ट करने के लिए बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, जिसका नाम है ऑपरेशन माइंस स्वीपर। क्या है यह ऑपरेशन और कैसे इसे अंजाम देने की तैयारी है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका ने ईरान पर 40 दिनों तक बम बरसाए, हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला। ट्रंप ने तेल गैस संयंत्रों पर बड़े हमले की धमकी दी, ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला। पाकिस्तान में 21 घंटे तक ईरान से बातचीत की गई, हॉर्मुज फिर भी नहीं खुला। इतना ही नहीं, ईरान ने यह कहकर दुनिया भर के माथे पर पसीना ला दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइंस बिछाकर वो भूल गया कि उसने कहां माइंस बिछाई है। ऐसे में यह सवाल मुंह बाकर खड़ा हो गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट कब और कैसे खुलेगा, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल भी पाएगा या नहीं। इन्हीं सवालों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की बिछाई समुद्री माइंस को हटाने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन समुद्री माइंस हटाने वाले इक्विपमेंट हैं और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें कहां लगाई हैं। उन्हें हटाने के लिए माइन स्वीपर और इक्विपमेंट उसी जगह भेजे जा रहे हैं। सवाल ये है कि माइन स्वीपिंग का काम होगा कैसे, तो अब वो भी समझिए। अमेरिकी नौसेना ईरान की खदानों का पता लगाने और उन्हें आने वाले दिनों में नष्ट करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन तैनात करेगी, जिन्हें MK-18 MOD-2 किंगफिश ड्रोन कहा जाता है। ये छोटे टॉर्पीडो की तरह दिखाई देते हैं। इनमें हाई डेफिनेशन स्कैनर लगे होते हैं। ये सोनार तकनीक के जरिए समंदर की सतह में बिछी माइंस को स्कैन करते हैं। ये 1 घंटे में 1000 स्क्वायर यार्ड एरिया को स्कैन कर सकते हैं। ये समंदर के अंदर चट्टानों के नीचे छिपी माइंस तक को खोज निकालते हैं। इसके अलावा अमेरिकी नेवी के पास MH-60S हेलीकॉप्टर भी हैं, जिन्हें सी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। ये हेलीकॉप्टर एयरबॉर्न लेजर माइन डिटेक्शन सिस्टम और एयरबॉर्न माइन न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम से लैस हैं। ये प्रणालियां MH-60S हेलीकॉप्टरों को पानी के नीचे स्थित समुद्री माइंस का तेजी से पता लगाने और एक छोटे वॉरहेड से हमला कर उन्हें तबाह करने में सक्षम बनाती हैं। ये काम आसमान से ही अंजाम दिया जा सकता है। माइंस क्लियरिंग के कुल 4 चरण होंगे, जिनके जरिए हॉर्मुज में बिछाई गई ईरानी माइंस को डिस्ट्रॉय करने की योजना है। पहला, हवा से ऑपरेशन, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से माइंस डिस्ट्रॉय की जाएंगी। दूसरा, समुद्र में सर्चिंग, इसके तहत अंडर वाटर ड्रोन से माइंस खोजने का अभियान चलेगा। तीसरा, माइंस की पहचान, अंडर वाटर ड्रोन के कैमरे से माइंस की पहचान की जाएगी। चौथा, डिस्ट्रॉय, इसके तहत माइंस को ब्लास्ट कर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो अपनी माइन स्वीपर टीम की मदद से हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई ईरान की समुद्री माइंस को निष्क्रिय करके ही दम लेंगे। अमेरिका ये भी दावा कर रहा है कि उसके 2 युद्धपोत इस माइन स्वीपिंग ऑपरेशन में मदद के लिए हॉर्मुज पहुंच चुके हैं। USS फ्रैंक पीटरसन और USS माइकल मर्फी हॉर्मुज से माइंस क्लियरिंग ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे और इस काम में लगी टीम की मदद करेंगे। हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के इन दोनों युद्धपोतों को हॉर्मुज से वापस खदेड़ दिया है और वो उसके किसी भी मिशन को हॉर्मुज में पूरा नहीं होने देंगे। यानी एक तरफ ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने इस तुरुप के इक्के को हाथ से न जाने देने के लिए डटा हुआ है, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर वो यहाँ कमजोर पड़ गया तो फिर बाजी पलटने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हॉर्मुज में ऑपरेशन माइन स्वीपर चलाने के साथ ही ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी का भी ऐलान कर दिया। ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को हॉर्मुज से ऐसे जहाजों की आवाजाही को तत्काल रोकने का आदेश दिया जिन्होंने यहां से गुजरने के लिए ईरान को टोल चुकाया। हालांकि ट्रंप इस अभियान में अकेले पड़ते दिख रहे हैं। उनके 8 सहयोगी देशों ने ही उनके इस अभियान से किनारा कर लिया। इन देशों में कौन कौन से शामिल हैं देश, वो जान लीजिए। ब्रिटेन है, इटली है, जापान है, स्पेन है, नॉर्वे है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और जर्मनी। मतलब ट्रंप ने कहा, उनके सहयोगी देशों ने ही नहीं माना।
ईरान में भले ही सीज फायर चल रहा हो, लेकिन नेतन्याहू ने लेबनान में हमला नहीं रोका है। लेबनान में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह से लड़ाई नॉनस्टॉप जारी है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को कैसे मिट्टी में मिला रही है, ये देखने के लिए नेतन्याहू बॉर्डर क्रॉस कर लेबनान चले गए। इस बीच नेतन्याहू ने आज एक बैठक की और उस बैठक में उन्होंने ईरान से सेकेंड राउंड वॉर की डेडलाइन बता दी, लेकिन उससे पहले ही लेबनान का नक्शा बदल दिया है। इजराइल की सेना हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिला रही है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक कर रही है, हिजबुल्लाह के आतंकियों को जिंदा ही जमीन में दफन कर रही है। दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बिना डरे बेखौफ होकर बॉर्डर क्रॉस करके ऐसे देश में पहुंच गए जहां पर उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा था। कमांडो के साथ नेतन्याहू जिस जगह खड़े हैं ये इजराइल नहीं बल्कि लेबनान है और ये ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का गढ़ है। दुश्मन के घर में नेतन्याहू अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। नेतन्याहू के चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं, नेतन्याहू मुस्कुरा रहे हैं, इजरायली सेना से बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने का ऐलान कर रहे हैं। दुश्मन के घर में घुसकर अपने सबसे बड़े शत्रु को ललकारने का काम सिर्फ नेतन्याहू ही कर सकते हैं। दक्षिण लेबनान का इलाका है, अब इजरायली सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। इजरायली सेना लेबनान के 10% जमीन पर कब्जा करने की तैयारी में है। इजराइल का प्लान दक्षिणी लेबनान में लिटानी नदी तक कब्जे का है, जो बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर अंदर है। इजराइल इसे बफर जोन बनाना चाहता है ताकि उत्तरी इजराइल की सुरक्षा हिजबुल्लाह के हमलों से की जा सके। इसलिए इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर काल बनकर टूट पड़ी है। ये तस्वीर दक्षिणी लेबनान की है। हमास की तरह हिजबुल्लाह भी अंडरग्राउंड टनल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। टनल के अंदर हथियारों के जखीरे को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन इजराइल ने टनल में ही बारूद फिट कर उसे उड़ा दिया। एक के बाद एक इमारतों पर मिसाइल से हमले का यह वीडियो लेबनान की राजधानी बेरूत का है, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर अली यूसुफ खारेशी को मिसाइल दागकर मलबे में ही दफन कर दिया। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने बदला लेने के लिए जैसे ही अपना रॉकेट लॉन्चर निकाला, इजरायली रडार ने ट्रेस कर लिया और मिसाइल दागकर हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह अपने हिडन लोकेशन से इजराइल पर रॉकेट दागने में कामयाब हो गया, जो फिलिस्तीन के करमियल में एक इमारत पर जा गिरा। इसके बाद वहां आग लग गई। इस पूरे जंग में इजराइल, हिजबुल्लाह और ईरान दोनों पर भारी पड़ रहा है। और अब तो सीज फायर टॉक फेल होने के बाद नेतन्याहू ने अपने अफसरों की मीटिंग में ऐलान कर दिया है कि अब किसी भी वक्त ईरान से सीज फायर टूट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दूसरे राउंड के युद्ध में अमेरिका और इजराइल कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं और इसमें उनका साथ देगा यूएई। अमेरिका और यूएई की नजर ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जे की नहीं है, बल्कि ईरान के एक ऐसे आइलैंड पर कब्जे की है जिस पर कब्जा होते ही हॉर्मुज खुल जाएगा और ईरान को सरेंडर करना पड़ सकता है। खार्ग नहीं तो फिर कौन सा आइलैंड? देखिए इस रिपोर्ट में। युद्ध 2.0 में सुल्तान का सबसे खौफनाक प्लान। युद्ध का सेकंड राउंड सुल्तान खलीफा से लेगा 56 साल पुराना बदला। अब की बार यूएई ईरान पर हमला करेगा। दूसरे राउंड में युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में लड़ी जाएगी। यूएई ईरान के एक आइलैंड पर नहीं बल्कि तीन आइलैंड पर कब्जा करने की तैयारी में है और ये आइलैंड है अबू मूसा, ग्रेटर तुम और लेसर तुम। ईरान पर अमेरिका नहीं बल्कि यूएई ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी में है और ये सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन नहीं बल्कि ईरान की जमीन पर परमानेंटली कब्जा होगा। ईरान से 26 वर्ग किलोमीटर जमीन छीनने की तैयारी है। हवा में उड़ते फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, आइलैंड पर बमों की बारिश, आग धुएं का उठता गुबार, आसमान से उतरते पैरा ट्रूपर, अपाचे हेलीकॉप्टर से उतरती सेना, पानी के रास्ते आते आर्मी के जवान, टैंक से हमला। इस वीडियो को यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है। ये एक ड्रिल का वीडियो है लेकिन बहुत जल्द ये हकीकत होने वाला है।
सुल्तान की सेना खलीफा के 3 आइलैंड पर कुछ इसी तरह से हमला करने और पूरे आइलैंड पर कब्जे की तैयारी कर रही है। खलीफा के आइलैंड पर कब्जा करने के लिए सुल्तान ने प्लान तैयार कर लिया है। जिन आइलैंड पर यूएई हमला कर सकता है वह है ईरान का अबू मूसा आइलैंड, जो 13 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि ग्रेटर तुंब का क्षेत्रफल 11 वर्ग किलोमीटर है। वहीं लेसर तुंब 2 वर्ग किलोमीटर इलाके में मौजूद है। मैप के जरिए समझिए कि फारस के खाड़ी में होर्मुज के पास मौजूद ये तीनों आइलैंड का कितना स्ट्रेटेजिक महत्व है। आइलैंड अबू मूसा दुबई से महज 70 किलोमीटर दूर है, जबकि ग्रेटर तुंब और लेसर तुंब आइलैंड ईरान के करीब हैं। तीनों आइलैंड पर ईरान का कब्जा है। ईरानी सेना के एयरबेस है। यहाँ सिविलियन की आबादी कम है, जबकि ईरानी सेना के जवानों की संख्या ज्यादा है। इन तीनों आइलैंड पर कब्जा मतलब होर्मुज पर कब्जा फारस के खाड़ी में ईरान की सबसे बड़ी हार। यूएई और ईरान के बीच 1971 से इन तीनों आइलैंड को लेकर विवाद चल रहा है। इन तीनों आइलैंड पर पहले यूएई का कब्जा था, लेकिन ब्रिटेन की सेना जब यूएई से गई तो 1971 में ईरान नेवी ने पहले ग्रेटर तुंब और लेसर तुंब पर हमला कर कब्जा कर लिया। फिर 1990 के दशक में अबू मूसा को भी यूएई से छीन लिया और यूएई के शेख कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब उनके पास इन तीनों आइलैंड पर कब्जे का बड़ा मौका है और वो इसे जाने नहीं देना चाहते। अबू मूसा पर करीब 2000 आबादी है। यहाँ पर ईरान के द्वीपों का कमांड सेंटर है। एयरबेस से लेकर नेवी और सेना का बेस भी मौजूद है। वहीं ग्रेटर तुंब और लेसर तुंब पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन सिस्टम तैनात कर रखा है और यहीं से होर्मुज से आने जाने वाले जहाजों पर IRGC नजर रख रही है। सुल्तान अब ईरान के खिलाफ समंदर में भीषण युद्ध की तैयारी में है। अब सुल्तान की सेना खलीफा की सेना को होर्मुज में डुबाकर 56 साल पुराना बदला लेने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट ज़ी। इजराइल की जिस खुफिया एजेंसी ने हिजबुल्लाह के पूरे नेतृत्व का सफाया करवा दिया, जिस एजेंसी ने गाजा में हमास की कब्र खुदवा दी, खामनेई समेत ईरान के पूरे शीर्ष नेतृत्व का सफाया करवा दिया, इजराइल की उसी खुफिया एजेंसी मोसाद में फूट पड़ गई। सवाल यह कि आखिर ऐसा हुआ क्या? देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर एक्टिव है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी हो रही है। गाजा में जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी ओर ईरान के साथ अस्थायी सीज फायर भले ही हुआ हो, लेकिन इजराइल इस समीकरण से अलग अपनी आक्रामक रणनीति पर कायम दिख रहा है। इन तीनों ही जंगों में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की भूमिका बेहद अहम रही है। वो चाहे हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडरों का सफाया हो, हमास की लीडरशिप का खात्मा हो या फिर ईरान के शीर्ष नेतृत्व का सफाया, मोसाद की इंटेल ने ही तीनों मोर्चों पर कामयाबी की नई कहानी लिखी है। लेकिन इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक फैसले ने दुनिया की इसी सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी के बीच दरार की खबरों को जन्म दे दिया है। चर्चा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, मोसाद में फूट पड़ने तक की खबरें सुर्खियों में हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल रोमन गोफमैन को मोसाद के नए चीफ के तौर पर मंजूरी दे दी। गोफमैन 2 जून को डेविड बर्निया की जगह मोसाद चीफ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। गोफमैन के नाम की आधिकारिक घोषणा के बाद नेतन्याहू ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, गोफमैन एक बेहतरीन अधिकारी हैं, साहसी और रचनात्मक हैं, जिन्होंने पूरे युद्ध के दौरान लीक से हटकर सोचने का नजरिया और जबरदस्त सूझबूझ का प्रदर्शन किया है। मुझे विश्वास है कि वो इजराइल की सुरक्षा में अहम योगदान देंगे। नेतन्याहू भले ही गोफमैन की नियुक्ति कर उत्साहित हो रहे हों, लेकिन मौजूदा मोसाद चीफ डेविड बर्निया ने गोफमैन की नियुक्ति का जोरदार विरोध किया है। बर्निया ने कहा, गोफमैन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। गोफमैन की नियुक्ति मोसाद और इजराइल की सुरक्षा के लिए एक असली खतरा है। मैं यही नहीं रुकूंगा और मैं गोफमैन की नियुक्ति को रद्द करवाने के लिए लड़ूंगा। अब तक बलोच आर्मी पाकिस्तानी सेना पर जमीनी हमले किया करती थी, पाक फौज की चौकियों को निशाना बनाती थी, मगर पहली बार बलोच आर्मी ने मुनीर ब्रिगेड को समंदर में मारा है। पाकिस्तानी नेवी की बोट को विस्फोटकों से उड़ा डाला है, वो भी तब जब मुनीर दलाल बनकर ईरान अमेरिका के बीच जंग बंदी करवा रहा था। देखिए, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर
और पीएम शहबाज अमेरिका ईरान में जंग बंदी के लिए दलाली कर रहे थे। इस्लामाबाद पहुंचे अमेरिकी ईरानी डेलीगेशन की जी हुजूरी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना के खिलाफ नया वॉर फ्रंट खुल गया और इस्लामाबाद टॉक के चंद घंटों बाद ही पाकिस्तानी नेवी पर बड़ा हमला हो गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब सागर में पाकिस्तानी नेवी के एक जहाज पर हमला किया गया। इस हमले में 3 पाकिस्तानी नौसैनिकों की मौत हो गई। यह अटैक अरब सागर में जीवानी खाड़ी के पास हुआ, जहां पाक नेवी के एक जहाज को तबाह किया गया। वैसे तो पाकिस्तानी नौसेना ताकत के मामले में बेहद कमजोर है, उसके पास जंगी जहाजों की तादाद बेहद कम है, लिहाजा पाकिस्तानी नौसैनिक बोट्स के सहारे अरब सागर की निगरानी करते हैं। लेकिन पहली बार अरब सागर में पाकिस्तानी नेवी को न सिर्फ निशाना बनाया गया, बल्कि उसकी बोट्स को ही उड़ा दिया गया, वो भी समंदर के बीचों बीच ग्वादर पोर्ट के ठीक पास। मुनीर और पाकिस्तानी नौसेना के लिए यह अटैक इसलिए टेंशन बढ़ाने वाला है क्योंकि यह अटैक बलूचिस्तान के बॉर्डर के पास हुआ है। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया आशंका जाहिर कर रही है कि इसके पीछे बलूचिस्तान के विद्रोही गुट हो सकते हैं। हालांकि किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस अटैक में अगर बलोच ब्रिगेड शामिल है तो फिर पाकिस्तान के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि अब तक बलोच लड़ाके पाकिस्तानी सेना से जमीनी जंग लड़ रहे थे। अब तक वो पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमले कर रहे थे, मगर पहली बार बलूचिस्तान ने मुनीर की फौज को समंदर में मारा है। मतलब ये कि अब बलोच लड़ाके जमीन के साथ साथ समंदर में भी मुनीर एंड कंपनी पर कहर बरपाएंगे, बेहिसाब बारूद बरसाएंगे, ताकि मुनीर बलूचिस्तान पर कब्जा तो छोड़िए, उस पर देखने की हिमाकत ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर सैलरी कम मिल रही है तो क्या शहर में आग लगा देनी चाहिए? अगर आपको कंपनी से बोनस, छुट्टी या ओवरटाइम से जुड़ी शिकायत है तो आप पूरे शहर को बंधक बना लेंगे। आज देश में करीब 60 लाख लोगों को बंधक बनाने की कोशिश की गई। सड़क पर हिंसा फैलाई गई, लोगों को आने जाने से रोक दिया गया, घंटों ट्रैफिक जाम लग गया। यह हुआ दिल्ली से सटे नोएडा में, जहां मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाई। जिस जगह को यूपी का इकोनॉमिक हब माना जाता है, वहां आज सुबह कितने भयानक हालात बन गए थे, देखिए इस रिपोर्ट। यह हिंसा किसी सांप्रदायिक तनाव की वजह से नहीं है और न ही इसके पीछे कट्टरपंथी है। इस हिंसा के पीछे है मजदूर, वो मजदूर जो अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन सोमवार की सुबह इन मजदूरों ने यूपी के इकोनॉमिक हब नोएडा का ये हाल कर दिया। नोएडा की अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर सुबह सुबह फैक्ट्री में काम के लिए आए तो फैक्ट्री के अंदर नहीं घुसे, उन्होंने सड़क पर ही इकट्ठा होकर हंगामा शुरू कर दिया। नोएडा फेज 2 में मदरसन कंपनी के पास प्रदर्शनकारी मजदूरों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के बाद गाड़ी ही पलट दी। मजदूरों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, के लिए पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जी मीडिया ने भी प्रदर्शनकारियों को कानून अपने हाथ में लेने से रोकने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से जो है आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं और पुलिस के ऊपर पथराव भी ये किया गया है। ये आप ये देख सकते हैं, ये पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। हम भी खुद भी यहाँ लोगों से कहेंगे कि पथराव ना करे, पथराव मत करो, पथराव मत कर, पथराव मत करो, पथराव मत करो, तुम्हारा काम खराब होगा। पथराव कानून हाथ में मत लो। अब सोचिए जरा कि क्या इस वक्त हालात नोएडा में बनाए गए। सिर्फ नोएडा नहीं बल्कि नोएडा से सटे कुछ और इलाकों में इसी तरीके का उपद्रव देखने को मिला। हालांकि पुलिस की टीम वहां पर मौजूद रही, लेकिन जो यहां पर हिंसा फैलाई जा रही थी उसमें पुलिस टीम को भी नहीं बख्शा गया। प्रदर्शन और हिंसा एक नहीं, नोएडा के कई सेक्टरों में हो रहे थे। सेक्टर 15, सेक्टर 59, सेक्टर 60, सेक्टर 62 और नोएडा फेज 2 में होजरी कॉम्प्लेक्स के आसपास मजदूरों ने हल्ला बोला। ये वो इलाके हैं जहां कई फैक्ट्रियां हैं। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, यहाँ सुबह सुबह कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया क्योंकि मजदूरों ने इस रास्ते पर भी चक्का जाम कर दिया था। प्रदर्शनकारी मजदूर एक्सप्रेसवे पर ही बैठ गए। सड़क जाम सिर्फ एक्सप्रेसवे पर ही नहीं था बल्कि नोएडा के अंदर भी था। नोएडा के सड़क, सेक्टर, मोहल्लों के अंदर भीषण जाम लग गया।
हालात ये हो गए थे कि 10 मिनट का सफर तय करने में 2 घंटे लग रहे थे। गाजियाबाद से नोएडा आने वालों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली से नोएडा आने में भी लोगों को काफी दिक्कतें हुई। स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे नोएडा को बंधक बना लिया गया हो। मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन और चक्का जाम के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की 60 लाख की आबादी बुरी तरह से सड़कों पर ही फंस गई। दरअसल मजदूरों ने अपने हक की आवाज उठाने के लिए हिंसा का सहारा लिया। मजदूरों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी 18,000 से 20,000 रुपए की जाए, जो अभी 12,000 रुपए के करीब है। जो सैलरी मिलती है वो एक निश्चित समय पर मिले। मौजूदा समय में 8 घंटे काम का नियम है, लेकिन कंपनियां ओवर टाइम करवाती हैं और उसका पैसा भी नहीं देती। कर्मचारियों की मांग है कि ओवर टाइम का दोगुना पैसा मिले। निश्चित साप्ताहिक छुट्टी की भी मांग की जा रही है। सर, हमारी मांग है कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए और ओवर टाइम हमें नहीं चाहिए। हमारी सैलरी कम से कम 18 से 22,000 की होनी चाहिए। सैलरी जितनी सरकार बोली है उतना करना है। ये पीएफ नहीं इतने से कटेगा, जितनी हमारी सैलरी है उतने से पीएफ हमको चाहिए। अभी तक ना सैलरी बढ़ी है, ना कुछ लागू हुआ है, ना कुछ नियम किया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मजदूरों के इस प्रदर्शन का कोई चेहरा नहीं था और न ही कोई नेता था। नोएडा में 4 से 5 घंटे तक हालात बेकाबू रहे। दोपहर बाद स्थिति काबू में आई। नोएडा के हालात पर लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर से मॉनिटरिंग की जा रही थी। खुद डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश नजर रखे हुए थे। इस वक्त आप ये पुलिस की गाड़ी और एक प्राइवेट गाड़ी देख सकते हैं, जो कि इसी हिंसा के चलते आग के हवाले कर दी गई थी। इन 2 गाड़ियों के अलावा कुल 5 ऐसी गाड़ी है, जिनमें से 3 पुलिस वालों की है। जो पुलिस की गाड़ी है उन्हें आग के हवाले कर दिया था। नोएडा में मजदूरों में जारी असंतोष को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी में मजदूर संगठन और उद्यमी संघ के प्रतिनिधियों के अलावा सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, ताकि मजदूरों की मांग पर प्रभावी निर्णय लिया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में हिंसा फैलाने के पीछे राजनीतिक ताकतों का हाथ होने की आशंका जताई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसके बाद पुलिस हिंसा में शामिल अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले चुकी है। बाकी की भी पहचान की जा रही है। नोएडा से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उस कट्टरपंथी सोच की जो अब निजी खुशियों में भी जहर घोलने लगी। उत्तर प्रदेश के संभल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सामाजिक सौहार्द पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल संभल के हिंदू परिवार में शादी की खुशियां मनाई जा रही। घर की महिलाएं डीजे की धुन पर नाच रही थी, लेकिन पड़ोस में रहने वाले मुस्लिमों को ये रास नहीं आया। बस मियां भाई ने हाथापाई के साथ साथ पत्थरबाजी शुरू कर दी। हंगामा, बवाल, गाली गलौज और पत्थरबाजी की ये तस्वीर संभल से सामने आई, जहां बीती रात एक शादी समारोह में मुस्लिम समुदाय ने जमकर उपद्रव मचाया। डीजे और नाच गाना बंद करवाने के लिए शादी समारोह में शामिल मेहमानों पर पत्थर बरसाए। यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, मेहमान हैं, वहाँ तमाम महिलाएं डांस कर रही थी, यहीं डीजे बज रहा था। अचानक यहाँ से दाहिने तरफ अगर ये पैन करें, हम दिखाएं तो ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। यहाँ से पत्थरबाजी शुरू हो गई और अचानक जो है यहाँ पत्थरबाजी महिलाओं पर होने लगी और कहा जा रहा है कि फब्तियाँ कसी जा रही थीं, लूज कमेंट हो रहे थे लड़कियों को लेकर, वीडियो बनाए जा रहे थे। उसमें कुछ बुजुर्ग हैं ताहिर करके, वो भी उसमें शामिल पाए गए और वो पत्थर चलाते हुए, यहाँ कई पत्थर बिखरे हुए थे। दरअसल संभल के असमोली थाना इलाके में मौजूद मदाला फतेहपुर गांव, जहां वाल्मीकि समाज के एक परिवार में शादी का आयोजन था, लेकिन इलाके के दबंग मुस्लिमों ने शादी समारोह को मातम में तब्दील कर दिया, वो भी एक मामूली विवाद के चलते। कितने वाल्मीकि समाज के लोग कितने होंगे यहाँ पे? 10 बस 10 घर हैं। और मुस्लिम समाज के कितने लोग हैं? पूरा गांव है। कितनी पॉपुलर आबादी कितनी है उनकी? 8,000 का वोट पोलिंग है यहाँ पे। 8,000 मुसलमानों की 8,000 वोटों को पोलिंग है टोटल यहाँ। मोमडन समाज है, हिंदू समाज सभी। हाँ। कुछ आपके कितने लोग हैं? करीबन 10 घर हैं, 10-12 घर। तो कितने 100-200 होंगे? 2 वोट हैं हमारे यहाँ। सुना संभल का मदाला फतेहपुर गांव मुस्लिम बहुल इलाका, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ हिंदुओं को अपनी मर्जी से जीने की आजादी नहीं? क्या वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने आयोजन को पूरा नहीं कर सकते? दरअसल मदाला फतेहपुर के वाल्मीकि समाज का तो दावा यही है कि इलाके के भाईजान इस तरह की घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। यहाँ तो होता ही है, अगर वाल्मीकि समाज में शादी होती है तो मोमडन समाज के लड़के आके यहाँ तो वीडियो बनाना या पत्थर मारना या बदतमीजी करना, बहन बेटी की तरफ को सीटी मारना,
ये तो पहली बार नहीं, होता ही रहता है, लेकिन आज करके हमने 2-4 बार बर्दाश्त कर चुके। अब की बार में हमें मजबूरी में आगे के लिए कंट्रोल करें। अब की बार हमें मजबूरी में अनुरोध है कि आगे के लिए कंट्रोल करें। अच्छा, मजबूरी में हमें ये कदम उठाना पड़ा है। जिस जगह पत्थरबाजी की इस घटना को अंजाम दिया गया, वहां जी न्यूज की टीम भी पहुंची और पीड़ित हिंदुओं के साथ साथ दबंग मुस्लिम समुदाय से भी बात की। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पत्थरबाजी के सबूत कैमरे में कैद है। एक एक आरोपी साफ नजर आ रहा है। बावजूद इसके मियां भाई ने पत्थरबाजी की घटना से इनकार कर दिया। अभी पता चला रहे थे? नहीं सर, मैं तो था ही नहीं, मैं शादी में था। शादी में थे हम सब। भाई क्यों पता चलाया? आपका वीडियो आया है, बता रहे हैं ये। नहीं सर, मैं तो सो गया था और मैं बीच बिचाव में पहुंचा हूँ। अभी वीडियो दिखाएंगे। वैसे मैं पहुंचा हूँ बीच बिचाव में। तो बीच बचाव में हैं आप? इधर आइए, आप क्या कह रही हैं? भैया इन्होंने तो खुद ईंट मारी थी, वीडियो में देख लो तो। भले ही कैमरे को देख बड़े मियां मिमिया रहे हों, लेकिन बीती रात पत्थर फेंकने में, गाली गलौज करने में ये सबसे आगे थे। यकीन ना हो तो इस वीडियो को गौर से देखिए, जिसमें बूढ़े भाईजान पूरी ताकत के साथ पत्थर फेंक रहे हैं। हालांकि संभल पुलिस ने इस मामले में फौरन एक्शन लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ताहिर, अरकान, फुरकान समेत 4 पर FIR दर्ज कर ली गई, जिसके बाद आरोपी मुस्लिम परिवार के कुछ लोग अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं। आप बेगम है? हाँ, नहीं आप बताओ, ये आपके शौहर ने जो किया है ये ठीक किया है कि पत्थर चला? नहीं, गलत है सर। हमारा बच्चा चला गया, हमने गलती मान ली, हम गलती मान रहे हैं अपनी। समझा के रखिए इन लोगों को। बिल्कुल, हम अपने बच्चे की गलती, देखो तुमसे भी कई मैंने बेटे तुमसे भी कई मन की बेटे गलती है, बच्चा पहुंच गया मेरा। दरअसल संभल के भाईजान को पता है कि सीएम योगी एक्शन लें, उससे पहले ही गलती मान लेना सही है, क्योंकि योगी राज में अगर कानून से खिलवाड़ होता है तो भी योगी फोर्स का डंडा तो चलता ही है, पीला पंजा भी शिकंजा जकड़ता है। संभल से सुनील सिंह और अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।